तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक नया चैप्टर पाठ 10। और ये सब्जेक्ट है हमारा 100 मार्क्स हिंदी, स्पेशली बिहार बोर्ड का है ये। इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चैप्टर में सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं, उसी तरह इस चैप्टर में भी पहले हम आज पार्ट 1 में केवल क्या पढ़ेंगे, लेखक का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके लेखक का परिचय कि लेखक कौन है, इनके जन्म मृत्यु हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखक का ये चित्र है। जन्म इनका हुआ है 30 जून 1950 को, यानी इन्होंने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। और यहाँ पे इनका निधन नहीं दिया है, तो याद कर लेंगे आप लोग। 17 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। करीब करीब 7 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। 17 नवंबर 2013 में उनकी मृत्यु हो गई है। जन्म स्थान है इनका बरला, जो पड़ता है मुजफ्फरनगर जिला में। और मुजफ्फरनगर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कितने लोग मिस्टेक से मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरपुर समझ जाते हैं और बिहार समझ जाते हैं। जिस तरह मुजफ्फरपुर बिहार में जिला है, उसी तरह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। माता पिता है इनके, माता का नाम है मुकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। माँ का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, यानी सबसे पहले इन्होंने पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत की थी, मास्टर सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। मतलब एक व्यक्ति है जिनका नाम है मास्टर साहब का सेवक राम मसीह, और उनका एक स्कूल है जहाँ पे कोई रूम नहीं है, ना कोई नीचे बिछाने के लिए कोई चटाई है। मतलब जैसे कि आप लोग आज बेंच पर पढ़ते हैं, तो उनके पास ये सब सिस्टम नहीं था, गरीबी से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला, 11वीं की परीक्षा बरेली इंटर कॉलेज बरेली से उत्तीर्ण, वहाँ पे पास किए। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण, लेकिन 12th के क्लास में, जिस क्लास में आप लोग हैं, उसमें वो फेल हो गए। फलस्वरूप बरेली कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला। फिर उन्होंने उस कॉलेज को छोड़कर डीएवी कॉलेज जो देहरादून में पड़ता है, उसमें उन्होंने क्या ले लिया, एडमिशन लिया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित, कई सालों तक पढ़ाई नहीं किए। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए हैं। और देहरादून जहाँ पे ये पढ़े थे आगे की पढ़ाई, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। 17 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देहरादून में हुई थी। वृत्ति मतलब इनका परिवार का आमदनी का स्रोत। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी करने लगे। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 14 जो चंद्रपुर नामक जगह में महाराष्ट्र में पड़ता है, में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत। और अंत में ये देहरादून में एक अफसर के रूप में, एक आईएएस, ये भी आईएएस रहे हैं, तो एक आईएएस के रूप में ये अपना पूरा जीवन कहाँ में बिताए हैं, देहरादून में। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब भी किसी का सिलेक्शन होता है तो उनके एक राज्य दे दिया जाता है और पूरा जीवन लगभग उसी राज्य में काम करना पड़ता है। जैसे ओ सदानीरा जो पाठ आप लोग पढ़े हैं, वो भी एक आईसीएस ऑफिसर थे जिनको बिहार मिला था। क्या मिला था, बिहार मिला था। अब इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं इनकी लेखनी के लिए, तो मिला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान मिला है 1995 में, जय श्री सम्मान मिला है 1996 में, और काक्रम सम्मान मिला है 2000 ईस्वी में। अब है कृतियां, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा उन्होंने क्या, जूठन, जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जूठन जो है आत्मकथा है, ना निबंध है, ना कहानी है, ना एकांकी है, बल्कि क्या है,
आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी। अपनी कहानी मतलब अपने बारे में लिखना ही आत्मकथा होता है। जैसे कि आप अगर अपने बारे में कुछ लिखते हैं बचपन से लेकर अभी तक, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? आत्मकथा कहलाएगी। सलाम, घुसपैठिए, ये दोनों जो है कहानी है। क्या है? सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये कविता है। क्या है? कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। आप लोग पता होना चाहिए कि मेघदूत नामक ग्रंथ को कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास। और जो कहानी है उस पर इन्होंने महाराष्ट्र में नाटक की स्थापना की थी। उसी नाटक को चलाते थे, उस कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते थे। संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। तो ये हो गया उनका मेन परिचय। अब शुरू होता है इनके बारे में। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है। मतलब कि पिछले दशकों में देखा जाए, पिछले सालों में, तो दलित समाज का अर्थ होता है जो छोटी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जिनके चलते उनके स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। नहीं तो पहले दलितों के साथ जितना दुर्व्यवहार किया जाता था, आज वैसी स्थिति नहीं है। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियां टूट रही हैं या ढीली पड़ रही हैं। लेखक बताते हैं कि आज अगर दलितों की स्थिति अच्छी हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और इससे क्या होगा कि जो सामंतवादी जो बंदिश बनी हुई है, जो जिसमें दलित लोग, गरीब लोग जकड़े हुए हैं, आज उनसे वो लगातार मुक्त होते जा रहे हैं। अब कोई भी जो दलित है किसी के नीचे दबकर नहीं रहना चाहता है और ना ही वो रहता भी है। और सही बात है कि पहले के टाइम में जो भी छोटी जाति के लोग होते थे, बड़ी जाति के लोगों के यहाँ नौकर का काम करते थे, खेतों में काम करना, उनके गाय भैंस को खिलाना, और उन पर कई तरह के अत्याचार भी होते थे। लेकिन आज आप लोग देखिए, कोई किसी के यहाँ गाय भैंस खिलाता है? अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब लोग बड़े होते हैं या तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं, आज जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं वे लोग बाहर जाकर फैक्ट्री में कमाते हैं। लेकिन गांव में किसी के यहाँ कोई भी काम करना नहीं चाहता है, ना करता भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच, सामंत मतलब होता है ना, पहले के टाइम में क्या होते थे? राजा लोग होते थे। तो जो दिल्ली का राजा होता था वो महाराज कहलाता था, और जो छोटे छोटे राज्यों का राजा होता था उनको सामंत कहा जाता था। जैसे कि समझ सकते हैं, आज के टाइम में प्रधानमंत्री महाराज हैं तो मुख्यमंत्री सामंत है। मुख्यमंत्री क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री का दायरा छोटा होता है और प्रधानमंत्री का दायरा बड़ा होता है। उसके बाद है, और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबरकर समता मतलब होता है समानता, न्याय, बंधुत्व मतलब भाईचारा, और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कार्यकल्प करना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबको समानता का अधिकार मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, सब में भाईचारे का भाव हो, और समाज को एक साथ लेकर चलने की सबकी सोच हो। तो ये बहुत अच्छी सोच होगी अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा दलित उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। अगला पैराग्राफ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं।
मतलब इन्होंने अधिकतर जो भी कहानियाँ, कविताएं, आलोचना जो भी लिखी है वो अधिक से अधिक दलित के जीवन पर लिखे हैं कि दलित लोगों के साथ कितने दुर्व्यवहार किए जाते थे, दलित पहले के टाइम में कितने परेशान थे बड़ी जातियों को लेकर के। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और समानता पर टिकी एक नई पूर्णोत्तर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। मतलब वो जो कुछ भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी से बदला लेने के लिए लिखते हैं, बल्कि वो समानता, भाईचारा, न्याय, ये सारे चीज़ को एक साथ लेकर के चलते हैं और लोगों को एक झलक दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में कितने लोग एक दूसरे से ऊंच नीच को लेकर कितना भेदभाव करते थे, जो सही नहीं था। और यही कारण था कि उस समय हमारा देश विकास भी नहीं कर रहा था। लेकिन आज इस चीज़ को हम लोग भुला कर काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा देश आज लगातार वृद्धि विकास कर रहा है। उनके लेखन में वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और तापमान पर निर्भर समीकरणों और फॉर्मूलों के सहारे नहीं लिखते। उनके लेखन में उनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोग और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्ठी में लगाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। आगे लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अनअतिरोजित और वास्तविक है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद की विशेषता है। अपनी संवेदना और मर्म स्फुरता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा छोड़ जाता है। यानी कि जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये समाज पहले कैसा था, कैसे दलितों को दबाया जाता था। फिर भी अगर कोई मेहनत करने वाला इंसान है तो चाहे आप लाख दबा ले, वो कभी न कभी सूर्य की तरह प्रकाश अपना जरूर फैलाता है। नीचे है जयप्रकाश करदम, एक लेखक हैं जो लिखते हैं इनके बारे में। किनके बारे में? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। कहते हैं कि बात सही है कि हर जाति में समस्या है, ऐसा नहीं कि हर जाति में लोग खुश हैं। हर जाति में कुछ लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, समस्या है। लेकिन जितनी समस्या दलितों को है उतनी समस्या किसी भी जाति को नहीं हुई है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उसका अशिक्षित होना रहा है। अगर दलितों के साथ अन्याय हुआ है, उनका अपमान हुआ है, उनको कष्ट दिया गया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे शिक्षित नहीं हैं, उनको कभी शिक्षा नहीं मिली। अगर वे भी पढ़ लिख जाते तो वे अपने अधिकारों को जानते, वे भी भीमराव अम्बेडकर की तरह महान बनते, वो भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की तरह महान बनते। लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज का टाइम बदल रहा है, अब वो सिस्टम नहीं है, आज हर बच्चे पढ़ते हैं। अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे इस शाश्वत सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। मतलब दलित क्या, दलित अपने अधिकारों को कभी जान ही नहीं पाए कि हम भी मनुष्य हैं, हमारा भी अधिकार इन्हीं के समान है। वे मान लेते थे कि हमारे जीवन में कष्ट लिखा है, ये हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य में यही लिखा है पिछले जन्म में हमने कोई गलत काम किया होगा जिसके चलते हमारा जन्म इस जाति में हुआ है, और यही मानकर वे लोग कष्ट सहते रहते थे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसी एहसास उनको नहीं हुआ, इसका एहसास उनको कभी भी नहीं हुआ। और ये बात कौन कहते हैं? जयप्रकाश करदम। तो ये लेखक का परिचय हो गया।
चलिए हम कहानी का थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक टाइप से सारांश कि क्या है इसमें। कहानी में है कि जो वाल्मीकि जी हैं वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली में हर कोई छोटा छोटा काम करता है। उनके भाई हैं जो लोगों के यहाँ जा कर के जब कोई जग या कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ के जूठे पत्तल उठाकर फेंकते हैं, जानवरों के चमड़े इकट्ठा करते हैं, उसको उसका काम करते हैं और किसी तरह अपना पेट चलाते हैं। इनके पिताजी भी दूसरे के यहाँ नौकरी करके, मतलब कि गाय भैंस का काम करके अपना काम चलाते हैं, लेकिन इन सबके मन में रहता है कि कम से कम घर का जो सबसे छोटा बच्चा वाल्मीकि है, ओम प्रकाश है, वो कम से कम ये काम न करे और पढ़ाई लिखाई कर करके कुछ अच्छा नाम कमाए, इस दलदल भरे जीवन को वो न जिए। वाल्मीकि जी भी ये नहीं चाहते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उनको स्कूल भेजा। जब स्कूल में गए तो वहाँ के हेडमास्टर ने उनका नाम पूछा, नाम बताओ क्या है? तो अपना नाम बताते हैं ओम प्रकाश। तो कहते हैं पूरा नाम बताओ, तो बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तब उनको समझ में आ जाता है ये कोई दलित है। तो कहते हैं तुम दलित होकर के इतना बड़ा नाम रखता है? तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए चला या तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से ये? तो बोले गुरुजी मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाइए। लेकिन वो उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वहां पर के कई प्रकार की उसे यातनाएं दी जाती हैं, कई प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। बाद में जब उनके पिताजी को पता चलता है तो वे टीचर से शिकायत करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके चलते वहां के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनको ढकेल करके बाहर निकाल देते हैं और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। लेकिन फिर भी वे पढ़ना चाहते हैं और वे भी मर मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि वो एक आईएएस अफसर बनकर निकलते हैं। आईएएस आप लोग समझते हैं, एसपीडीएम जो लोग बनते हैं। और वही जीवन का पूरा उन्होंने अपना परिचय दिया है कि कैसे मेरा जीवन बदला। लास्ट में दिखाते हैं कि जिस बच्चे का मैं कभी साइकिल पर बैठा के ले जाता था, जिसके यहाँ मैं काम करके अपना पढ़ाई करता था, आज वो बच्चा भी वहीं पर टिका हुआ है और मैं आज कहाँ पहुँच चुका हूँ। जब वो आईएएस अफसर बन जाते हैं, कोई परीक्षा हो रही है, परीक्षा में चेक इन करने के लिए आपको पता है कि आईएएस अफसर डीएम साहब जाते हैं, वो भी अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचते हैं। तो वही बच्चा एग्जाम में बैठा होता है जो कभी वो उनके नौकर हुआ करते थे। उस बच्चे को देखकर जैसे ही वो बच्चा इनको देखता है तो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसको लगता है भी उसी तरह है ये। तब तक उनके जो बॉडीगार्ड है 3-4 धापड़ कस देते हैं उसको। अरे सर बोलो इनको, ऐसे बोला जाता है सर को। तो ये मना करते हैं रहने दो, मैं समझ रहा हूँ कि क्यों ये बोल रहा है ऐसा, क्योंकि मुझे पता है इनका लाइफ तुम लोग को पता नहीं है। तो यही है, समय की बात है। अगर कोई मेहनत करेगा, चाहे उसके पास लाख परिस्थितियां खराब हो, कभी न कभी उसका जीवन ऐसा होगा कि सबसे सुपर हो जाएगा। चाहे वो किसी भी कमजोर से कमजोर फैमिली से क्यों ना आया हो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। जो लोग मेहनती होते हैं वो कभी न कभी अपने जीवन में सफल हो ही जाते हैं। तो मैंने शॉर्टकट में बताया, कहानी को पढ़ेंगे अच्छे से तब ये पूरा समझ में आएगा, फिर इस लास्ट में इसका सारांश भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे।